प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अकबर और महाराणा प्रताप के बीच संघर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। मुग़ल बादशाह अकबर साम्राज्य विस्तार की नीति पर चल रहा था और इस नीति पर चलते हुए उसने लगभग संपूर्ण राजस्थान पर अधिकार कर लिया था, सिवाय मेवाड़ को छोड़कर। मेवाड़ का भी कुछ भाग 1567-68 के अभियान के समय, जब मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह थे, उस समय अकबर ने जीत लिए थे, जिनमें चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़ और उनके आसपास का क्षेत्र था। 1572 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा की मृत्यु के उपरांत नए महाराणा प्रताप बने और महाराणा प्रताप ने अपने राज्याभिषेक के समय ही शपथ ली कि जब तक मेरी मातृभूमि का भाग मुग़लों से मैं स्वतंत्र नहीं करवा लूँगा, तब तक मैं राजसी वैभव का प्रयोग नहीं करूँगा। अर्थात महलों में रहना, कोमल सैया अर्थात पलंग पर शयन करना, बहुमूल्य धातुओं के बर्तनों में भोजन करना आदि का त्याग कर दिया और साथ ही साथ अपने क्षेत्र में जन जागरण हेतु प्रयास भी स्टार्ट किया। दूसरी तरफ अकबर राजपूतों के महत्व को जान चुका था, उनके पराक्रम और स्वामी भक्ति से काफ़ी प्रभावित था। इस कारण से अकबर भी यह प्रयास कर रहा था कि महाराणा प्रताप जैसे तैसे करके उसकी अधीनता स्वीकार कर ले और अकबर को राजपूतों का वैसे ही सहयोग प्राप्त होता रहे। अर्थात अकबर भी संघर्ष को टालना चाहता था। दूसरी तरफ स्वतंत्रता प्रेमी स्वाभिमानी प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था, परंतु फिर भी अकबर के द्वारा अपने शिष्टमंडल प्रताप को समझाने हेतु भेजे गए, ताकि समझा बुझाकर उसको अकबर की अधीनता के लिए राजी कर लिया जाए। इन शिष्टमंडल के सदस्यों के बारे में या इन शांति दूतों के बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अक्सर पूछा जाता है। प्रताप के समझाने के लिए सर्वप्रथम अकबर के द्वारा बातें बनाने में माहिर जलाल खां कोर्ची को 1572 ईस्वी में भेजा गया, परंतु अपने प्रयासों में ये असफल रहा। इसके बाद में अकबर के द्वारा सजातीय अर्थात राजपूत आमेर के मानसिंह को भेजा गया 1573 ईस्वी में, कि शायद सजातीय होने के कारण प्रताप मानसिंह की बात को मान ले। साथ ही साथ मानसिंह प्रताप का रिश्तेदार भी था। मानसिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात के बारे में कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा अपनी पुस्तक में उदय सागर की पाल पर इनके मिलन समारोह के बारे में एक कथा भी लिखी है। हालांकि उसके ऊपर इतिहासकार एक राय नहीं है, परंतु मानसिंह भी अपने प्रयासों में असफल हुआ। मानसिंह के बाद उनके पिता भगवंत दास को भेजा गया और सबसे अंत में टोडरमल को भेजा गया, परंतु चारों के चारों शांति दूत अपने प्रयासों में असफल हुए और अकबर के सामने संघर्ष के अलावा दूसरा कोई रास्ता न मिला। दूसरी तरफ इन शांति दूतों को वापस लौटाने के बाद प्रताप भी ये जान चुका था कि निकट भविष्य में उसका मुग़लों के साथ संघर्ष होने वाला है, इसलिए वह भी पूरी तरह संघर्ष के लिए तैयार हो चुका था। उसने मेवाड़ के मैदानी भागों को कृषि कार्य से लोगों को रोक दिया, ताकि शत्रु सेना को रसद, चारा आदि की व्यवस्था न हो। लोगों को
पहाड़ी घाटियों में बसाया गया और अपनी सेना को संगठित किया गया, भीलों को साथ लिया गया और अंततः महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य एक इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसको हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है 18 जून 1576 ईस्वी को। हालांकि इसकी दिनांक के विषय में थोड़ा मतभेद है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी के युद्ध की तारीख 21 जून बताई है, परंतु अधिकांश इतिहासकार 18 जून के ऊपर सहमत है। इसलिए अपने को दोनों ही दिनांकों को ध्यान में रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ। संघर्ष की अंतिम तैयारी हेतु अकबर अजमेर के किले में ठहरा और यहाँ से मुग़ल सेना का प्रमुख सेनापति मानसिंह को बनाया गया और उसकी सहायता हेतु आसफ खां को नियुक्त किया गया। मानसिंह एक बड़ी सेना लेकर अजमेर से निकला और मांडलगढ़ में उसने अपना पड़ाव डाला और काफ़ी समय तक मांडलगढ़ रुका रहा। शायद इस प्रयास में कि महाराणा प्रताप मुग़ल सेना के आक्रमण की सूचना पाकर शायद समर्पण कर दे, परंतु महाराणा प्रताप झुकने वाला नहीं था। उसने भी सूचना मिलते ही संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार कर लिया और गोगुंदा से सेना सहित निकलकर लोहसिंह गांव में अपना पड़ाव डाला और मानसिंह भी मांडलगढ़ से निकलकर मोलेला गांव जो कि बनास नदी के किनारे है वहां पर अपना पड़ाव डाला। दोनों की सेनाएं के बीच में लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी थी और अपनी अपनी सेनाओं को व्यवस्थित करने के बाद मानसिंह के द्वारा अग्रिम दस्ता प्रताप के ऊपर आक्रमण हेतु भेजा गया। महाराणा प्रताप और उनके सहायक ये चाहते थे कि युद्ध पहाड़ी घाटियों में लड़ा जाए, क्योंकि मुग़ल सेना मैदानी भागों में लड़ने की अभ्यस्त थी और वहाँ पर मुग़ल सेना को हराना बहुत मुश्किल था। 18 जून 1576 ईस्वी को मुग़ल सेना और मेवाड़ी सेना के बीच संघर्ष हुआ। मुग़ल सेना का हरावल दस्ता पहाड़ी घाटियों की तरफ बढ़ा और मेवाड़ी वीरों के द्वारा बहुत ही ताकत के साथ आक्रमण किया गया और मुग़ल सेना के हरावल दस्ते को छिन्न भिन्न कर दिया गया और मेवाड़ी सेना के आक्रमण से मुग़ल सेना को पीछे हटना पड़ा। साथ ही साथ कई मुग़ल सैनिक राजपूतों के पराक्रम से प्रभावित होकर भागने लगे। इस प्रकार प्रथम आक्रमण में मेवाड़ी पलड़ा भारी रहा और उससे धीरे धीरे राजपूतों का अर्थात महाराणा प्रताप की सेना के नायकों का साहस बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो धीरे धीरे पहाड़ी घाटियों को वो छोड़कर मैदान की तरफ आए और अंत में बनास नदी के कांटे पर दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ और चूँकि वो मैदानी भाग था इस कारण से धीरे धीरे मुग़लों की सेना को सफलता मिलने लगी, क्योंकि मेवाड़ी मुग़ल सैनिक मैदानों में लड़ने के अभ्यस्त थे। साथ ही साथ उनके हथियार महाराणा प्रताप की सेना के हथियारों से अधिक उन्नत थे। ऐसे संघर्ष के समय महाराणा प्रताप अपने साथियों के साथ मुग़ल सैनिकों को चीरता हुआ मानसिंह के पास जा पहुंचा और महाराणा प्रताप ने ज्यों ही अपने प्रिय घोड़े चेतक को एड़ लगाई, चेतक के द्वारा अपने दोनों पैर हाथी के मस्तक पे रख दिए गए और महाराणा प्रताप के द्वारा पूरे जोर से भाले का प्रहार मानसिंह के ऊपर किया गया। संयोग से मानसिंह झुककर
उसने अपना बचाव किया और भाले के वार से महावत नीचे गिर गया और इस प्रकार से मानसिंह ने अपने आप को बचा लिया। परंतु इसी प्रयास में मानसिंह के हाथी की सूंड में लगे हुए खंजर से प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो गया और इसी समय मुगल सैनिकों के द्वारा चारों तरफ से प्रताप को घेर लिया गया। परंतु प्रताप के विश्वस्त सहायकों के द्वारा ऐसे विकट समय में प्रताप को युद्ध मैदान से बाहर भेज दिया गया। झाला बीदा के द्वारा राणा प्रताप के छत्र और कवच को धारण किया गया ताकि राजपूत सेना में खलबली न मचे, नेतृत्वहीनता की स्थिति उत्पन्न न हो। परंतु धीरे धीरे शीघ्र ही महाराणा प्रताप के समाचार सेना में फैल गए। साथ ही साथ महाराणा प्रताप के मुख्य विश्वस्त सेना नायक भी युद्ध में लड़ते हुए काम आ गए और अंततः इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हुई। परंतु फिर भी बादशाह अकबर का प्रमुख जो लक्ष्य महाराणा प्रताप को जीवित या मृत पकड़ने का वो प्राप्त नहीं हुआ। तो एक तरीके से ये युद्ध निर्णायक रहा। हालांकि सैनिक दृष्टि से या तात्कालिक दृष्टि से देखा जाए तो मुगलों की पराजय हुई, परंतु वो महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे। साथ ही साथ मेवाड़ी क्षेत्र को जीतने में भी असफल रहे, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद स्वयं बादशाह अकबर ने भी मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया और उसके बाद में क्रमशः शाहबाज खां और अब्दुल रहीम खान खाना को भी मेवाड़ के ऊपर आक्रमण के लिए भेजा गया, जो ये साबित करते हैं कि पूर्णतः अकबर को सफलता नहीं मिली। कुल मिला के हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक रहा, परंतु फिर भी हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक तरफ संपूर्ण भारत का या उत्तरी भारत का स्वामी जो विश्व में प्रसिद्ध था, मुग़ल बादशाह अकबर जो हर प्रकार के साधनों से संपन्न था, और दूसरी तरफ एक छोटे से राज्य का शासक महाराणा प्रताप जो अपने स्वाभिमान, मातृभूमि के प्रति प्रेम आदि से प्रेरित होकर लड़ रहा था। इस कारण से स्वतंत्रता प्रेमियों के लिए हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हल्दी घाटी के युद्ध के कुछ उपनाम भी है। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली या इस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली का युद्ध उपनाम दिया है। इसी प्रकार अकबर के प्रमुख इतिहासकार अबुल फजल, जिनके द्वारा अकबरनामा की रचना की गई है, इसको खमनोर का युद्ध कहा है, क्योंकि ये खमनोर गांव के पास था। इसी प्रकार अकबर की सेना में एक सैनिक की हैसियत से लड़ने वाले बदायूनी, जिसके द्वारा भी मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक लिखी गई है, इस युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है, क्योंकि पास ही गोगुंदा गांव था। इस कारण से उसने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। ये हल्दी घाटी के युद्ध के उपनाम है, जो भी हमारे को ध्यान में रखने हैं। इस प्रकार हल्दी घाटी के युद्ध में के बाद भी अकबर को अपने उद्देश्यों में सफलता नहीं मिली और अलग अलग सेना नायकों के नेतृत्व में उसके द्वारा प्रताप के ऊपर आक्रमण किए, परंतु उनको सफलता नहीं मिली। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप ने भी जंगलों और पहाड़ियों की शरण लेकर धीरे धीरे अपनी शक्ति को वापस संचित करना शुरू किया। एक बार प्रताप ने सिंध की तरफ चले जाने का विचार किया, परंतु उसी समय भामाशाह के द्वारा महाराणा प्रताप की सहायता की गई। 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं ऐसे संकट के समय महाराणा प्रताप को प्रदान की गई, जिससे पुनः महाराणा प्रताप के द्वारा अपनी सेना का संगठन किया गया और बाद में पुनः मुगलों से मेवाड़ी क्षेत्र को प्राप्त करने का प्रयास स्टार्ट किया। मुगलों के द्वारा
मेवाड़ के विजित क्षेत्रों पे मुगल थाने बिठा दिए गए और उन्हीं थानों में से एक थाना प्रसिद्ध था जिसका नाम था दिवेर और यहाँ का थानेदार सुल्तान खां था। महाराणा प्रताप के द्वारा वापस अपने खोए हुए क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए प्रयास स्टार्ट किया और इन्हीं प्रयासों में दिवेर के ऊपर आक्रमण किया गया 1582 ईस्वी में और दिवेर के थानेदार और राजपूत सैनिकों में संघर्ष हुआ जिसको दिवेर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह के द्वारा अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया गया और दिवेर के थानेदार सुल्तान खां को एक ही बार में मार गिराया गया और इस प्रकार दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप को सफलता मिली अर्थात विजय हासिल हुई और अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त करने में सहायता मिली। और इसी कारण कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन के नाम से भी अभिहित किया है या इसको मेवाड़ का मैराथन के नाम से भी जाना जाता है। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने एक एक कर पुनः मुगलों के अधीन क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। 1585 के बाद अकबर भी उत्तर पश्चिमी सीमांत राज्यों को नियंत्रण में लेने के लिए उसने अपनी राजधानी आगरा से लाहौर स्थानांतरित कर दी और अधिकांश समय वो लाहौर ही रहा। इस कारण से महाराणा प्रताप की तरफ कोई ध्यान नहीं दे सका और इस का फायदा उठाते हुए महाराणा प्रताप ने लगभग सभी मुगलों द्वारा जीते गए क्षेत्रों को पुनः जीत लिया, केवल चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर। और इस प्रकार मेवाड़ के महाराणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, पूरे जीवन भर अकबर से संघर्ष करता रहा और 19 जनवरी 1597 ईस्वी में धनुष की प्रत्यंचा से घायल होने के कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। और इस प्रकार महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी स्वतंत्रता प्रियता के कारण जीवन भर संघर्ष करता रहा, परंतु अकबर की अधीनता उसने स्वीकार नहीं की, जिस कारण से न केवल राजस्थान के इतिहास में बल्कि संपूर्ण विश्व में महाराणा प्रताप को सम्मान के साथ याद किया जाता है और उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। धन्यवाद।